हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रीति। तो आज हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर का भी ये बीए का सिलेबस है। हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम वो पढ़ते हैं। तो डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहला जो हमारा हेडिंग है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो डिमांड पहला जो जिसने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन थे? एम.एन. रॉय। ठीक है, उनके अंदर एक आइडिया था टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अदर कंट्रीज़। तो ये उन्होंने कब किया था डिमांड? इन्होंने किया था 1934 में। ओके। और हु वॉज एम.एन. रॉय? तो एक पायनियर थे किसके? लाइक मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के। मतलब पायनियर क्या होता है? पर्सन टू गो फर्स्ट। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन लाइक टू स्टार्ट अ मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट। ठीक है। अब इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय के अंदर ये आइडिया आया था। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? 1934 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उससे डिमांड किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी उन्होंने डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी आउटसाइडर्स। ठीक है, बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब था कि जब 1934 में उनके एमएन के अंदर जब ये आइडिया आया, ठीक है, तो फिर उन्होंने ये बताया लोगों से। फिर 1935 में आईएनसी ने सोचा, ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिमांड किया। तो फिर क्या होता है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम्ड होना चाहिए, लेकिन किसी के इंटरफेरेंस से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंचाइज ही होना चाहिए। तो ये जो डिमांड था आईएनसी का टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्सेप्टेड हो गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कब हुआ था ये? अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में। ठीक है। अब 1932 में क्या होता है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स, 1942 में हम जानते हैं क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उसके हेड कौन थे? जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो ये लेकर के आए थे। ठीक है, क्या लेकर के आए थे? वो एक प्रपोज़ल लेके आए थे कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो कि अडॉप्टेड होगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसमें ये रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग को, क्योंकि उनको एक जुनून था कि नहीं, हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते हैं, हम इंडिया को 2 पार्ट में चाहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और ये जो क्रिप्स मिशन था वो हमारा फेल हो चुका था। 1942 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, अगेन ये रिजेक्टेड बाय द एमएल, मतलब मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम लीग ने फिर से क्या कर दिया था? कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। अब हमारा कॉम्पोजिशन कैसे होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनता है, हम वो जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। अब जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, वो तो मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्टेड कर दिया था, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि नवंबर 1946। ओके। अब उसके फीचर्स, तो जब ये बनना स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके कई सारे स्कीम्स थे। तो उस स्कीम्स के फीचर्स क्या क्या थे कि जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ था, ठीक है, वो कितना था? 389। ओके, जो टोटल स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 389 था, जिसमें से 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को दिए गए थे और 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो अब हम ये बात करते हैं, पहला जो इसका फीचर्स रहता है वो रहता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो होती है 389, जिसमें से 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को दिए गए। 296 जो सीट्स थे वो ब्रिटिश इंडिया को दिए गए थे। ओके, एंड
93 सीट्स जो दिए गए थे वो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे। अब 296 सीटों में से 292 सीट्स जो थे वो कहाँ से ड्रॉन किए गए थे? लाइक 11 गवर्नर्स के प्रोविंसेस से, ठीक है, वो मेंबर वहाँ से लिए गए थे। और 4 मेंबर्स, जो 4 सीट्स बची थी वो फ्रॉम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फीचर्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स होती है वो 389 होती है, जिसमें से 296 जो सीट्स होती हैं वो ब्रिटिश इंडिया की होती है, ठीक है, एंड 93 सीट्स जो होती हैं वो प्रिंसली स्टेट्स की होती हैं। 296 सीटों में से 292 सीट्स जो थी वो हमारी किसके लिए थी? वो कहाँ से ड्रॉन की गई थी, वो मेंबर्स को कहाँ से लिए गए थे? वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से लिए गए थे। बाकी जो 4 सीट्स थी वो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से लिए गए थे, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा कि ईच प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो थी उनको सीट्स अलॉट की गई थी इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो देखो, प्रोविंसेस जो थी, ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको सीट कैसे अलॉटेड कर किए गए थे? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा उसको सीट्स मिलेंगी। तो जो अलॉटेड सीट्स थी, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस को वर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। तो पहली बात तो ये जो सीट्स टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, दूसरी चीज़ जो है हमारी कि ये जो कितनी उनको सीट्स कैसे मिलती थी उस बेसिस पे, और तीसरी बोली गई है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो सीट्स थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड थी। हिंदू, मुस्लिम्स, नॉट हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स। जनरल्स में कौन आते थे? जो नॉन मुस्लिम्स एंड नॉन सिख्स थे, ठीक है, उनको भी सीट्स मिलते थे किसके? अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अब ये हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि जो कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अब ईच कम्युनिटी को जो वो होती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो इलेक्टेड होते थे बाय दैट कम्युनिटी ओनली, ठीक है। जो कम्युनिटी के लोग रहते थे वो उस रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते थे? सीट्स देते थे, मतलब उनको वोट करते थे, इलेक्ट करते थे। अब हमारा 5th पॉइंट है जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। अभी हमने तो वो पढ़ा था ब्रिटिश इंडिया का कैसे क्या सीन था, ब्रिटिश प्रोविंसेस का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसली स्टेट का। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नॉमिनेटेड थे बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स थे एट दैट टाइम, तो उसके जो हेड हुआ करते थे तो वो जो नॉमिनेट करती थी रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो पार्शली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि फुल्ली इलेक्टेड था या फुल्ली नॉमिनेटेड था। तो बाद में क्या हुई कि देखो, 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया इन जुलाई अगस्त 1946। 208 सीट्स जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग पाती है और 15 सीट्स रिमेनिंग। तो 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी, ठीक है, जिसमें से 208 सीट्स आईएनसी वॉन कर जाती है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग जो होती है विन कर जाती है। 15 सीट्स जो होते हैं रिमेनिंग को मिलते हैं। तो इट वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल बट इट कंटेन ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या कहना चाहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, हमने बोला कि ये फुल्ली नॉमिनेटेड नहीं है या फुल्ली इलेक्टेड नहीं है। तो एट दैट टाइम ऑल्सो कि ना ही कम्प्लीटली नहीं थी, बट इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थी। सेक्शंस मतलब सारे पीपल, सारे सोसाइटी थी, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, और जो हमारे क्रिश्चियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, नॉन एंग्लो इंडियंस थे, सब। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
तो हम इसमें पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये अपनी फर्स्ट मीटिंग करती है 9 दिसंबर 1946 में। ओके, मुस्लिम लीग ये बाइकआउट कर देती है। तो इसमें 211 मेंबर्स जो थे अटेंड किया इस मीटिंग को। ओके, तो क्या मतलब है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो आई, कंपोजिशन भी कैसे हुआ कि इस बेसिस पे हुआ। ठीक है, अब उसका वर्क कैसे उसने किया, तो इन्होंने पहली चीज़ बोली कि फर्स्ट सेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट मीटिंग होता है जो कि 9 दिसंबर 1946 में होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो एट दैट टाइम टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बने हुए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, उनके साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं जो कि एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी थे। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या था, किसके द्वारा लाया गया और कब लाया गया। फर्स्ट मीटिंग जो होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने उसको मना कर दिया था, उसको बायकॉट कर दिया था। तो 211 मेंबर्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, तो अब ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन आता है जो कि 9 के बाद 13 को होता है, 13 दिसंबर 1946 में। और ये एक रेवोल्यूशन था विच वॉज ब्रॉट अप बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये किस लिए था, ये ले डाउन करता है कि फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये रेवोल्यूशन जो था वो अडॉप्टेड हुआ था बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 में। ये मॉडिफाइड इसका वर्जन जो था उसको प्रियम्बल एट दैट टाइम हम जानते हैं उसको ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन आता है 13 दिसंबर 1946 में जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आता है। ये फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर को ले डाउन करता है। ये रेवोल्यूशन अडॉप्टेड था। ठीक है, कब अडॉप्ट हुआ, ये 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट हुआ। इसका मॉडिफाइड वर्जन को हम आज की डेट में जानते हैं, इसको प्रियम्बल कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो हम जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो उस एक्ट के द्वारा क्या चेंजेस हुए थे, चलिए वो पढ़ते हैं। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंट बेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मुस्लिम लीग participated and most of other princely states took their seats। तो क्या कह रहा था कि इस बार मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया। जब ये माउंट बेटन प्लान आया था 3 जून 1947 में फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तो मुस्लिम लीग ने इससे वो क्योंकि हैप्पी थे कि चलो पार्टीशन होगा कंट्री का, तो उसने क्या किया, उन लोगों ने कि पार्टिसिपेट किया इस बार, और प्रिंसली स्टेट ने भी अपनी सीटें ले ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब चेंजेस ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, वो फुल्ली सोवरेन बॉडी हो गई थी। मतलब कि फुल्ली सोवरेन बॉडी मतलब वो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। ओके, दूसरी पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई थी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब क्या होता है कि उन्होंने क्या किया कि उसको 2 फंक्शंस दे दिए, 2 सेपरेट फंक्शंस असाइन कर दिए गए थे। ठीक है, असेंबली में पहला क्या था, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। तो पहले की कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा इनेक्ट करना ऑर्डिनरी लॉज को। ठीक है, तो असेंबली एट दैट टाइम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने फंक्शंस बता दिए गए थे, उन्होंने असाइन कर दिया फंक्शंस को, लॉ बनने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे, तो ये फर्स्ट टाइम जो हमारा पार्लियामेंट बन गया। ठीक है, अब उस टाइम जो असेंबली थी, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 2 पार्ट में तो डिवाइड हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और एक जो था हमारे लॉ इनेक्ट होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और असेंबली जो वो लेजिस्लेटिव बॉडी की थे चेयरमैन, वो थे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी
एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में वो होता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड होता है, फ्रेम्ड होता है, ओके। लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या होता है कि इसमें लॉ फॉर्म्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में इनके पास राइट्स होते हैं चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेजिस्लेटिव बॉडी में कोई राइट्स नहीं होते कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज। एग्जाम्पल इसके क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसका एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो फिर से क्या होता है कि मुस्लिम लीग फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसको विड्रॉ कर देती है। तो जो पहले 389 सीट्स थे तो उसकी स्ट्रेंथ मतलब, तो अब उसकी स्ट्रेंथ जो हो गई थी वो हो गई थी 299, ठीक है। तो 296 जहाँ पे सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, अब वो 296 से ले करके अब 229 तक आ गई हैं। तो देखो कितनी सारी, मतलब 73 सीट जो थी मुस्लिम में तो वो कम हो गई थी, ओके। तो ये इंडियन प्रोविंसेस को 229 सीट्स दी गई थी और प्रिंसली स्टेट्स को 93 जो थे, तो 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को अब 70 हो गई थी, ओके। तो व्हाट आर द अदर फंक्शंस, ठीक है, जो कि परफॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसने तो पहले इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑन मई 1949 में रेटिफाइड किया। इन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को ऑन जुलाई 1947। उसके बाद अडॉप्ट किया नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग भी इन्होंने अडॉप्ट किया ऑन दैट डे ओनली, 24 जनवरी 1950। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ऑफ इंडिया के ऑन 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशंस हुए थे, जिसको लेने में 2 साल 11 महीने 18 दिन हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशंस हुए थे विच टू 2 years 11 months 18 days। तो इन्होंने क्या किया, 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रीड किए। इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 64 lakhs हुए थे, टोटल खर्चा 64 लाख हुआ। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया गया कि 114 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट ने फाइनल जो सेशन किया था वो 24 जनवरी 1950 में ख़त्म हुआ, ओके। Now we will read about the committees of the Constituent Assembly, which is a very important topic. So Constituent Assembly ने appointed किया number of committees. There was a many committees. That means to perform different tasks. There was many committees. Like first we can say like major committees, and second minor committees. So we can say that there were 8 major committees and other were minors. So now we will study about the major committees and their heads. Like first one is your Union Power Committee. Wherever it will come union, it will be पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। सो मैंने ऐसे याद किया है कि जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। यूनियन पावर कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे। अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल का पी, किस में पी आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। ड्राफ्टिंग तो वी ऑल नो, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के सरदार पटेल, तो 2 सरदार पटेल होते हैं प्रोविंशियल का, एक एडवाइजरी कमेटी का। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जहाँ पे रूल्स आएंगे, फाइनेंस आएंगे, स्टीयरिंग आएंगे, ठीक है, फ्लैग आएंगे। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो सब उनके हाथ में होता है, तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी लाइक नेगोशिएशन विद स्टेट्स, तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन हुआ, स्टेट हुआ, तो ये जहाँ कहीं भी आएगा तो हम उसको लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। स्टीयरिंग कमेटी सबसे अलग है, तो हमने बोला कि इसका जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ माइनर कमिटीज़ भी यहाँ पे थी, जैसे कि मैंने बोला फाइनेंस, फ्लैग, जहाँ कहीं भी होगा
और रूल्स स्टीयरिंग वहाँ पे पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। तो इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं फाइनेंस कमेटी के। अब है हाउस कमेटी, तो हाउस कमेटी के हैं जो है पी पट्टाभी, उसके बाद सिया रामैया, ओके, सीता रामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी। एड हॉक नेशनल फ्लैग, मैंने फिर से बोला, जहाँ पे नेशनल फ्लैग, फाइनेंस, स्टीयरिंग, रूल्स, तो ये सारे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बोलेंगे फंक्शंस जो थी वो सीए कमेटी की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो थी जीवी मावलंकर, ओके। अब है हमारा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, तो यहाँ पे दो, एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और एक था हमारा जो थे हाउस कमेटी, इसके हैं बी पट्टाभाई सीता रमैया, ओके। अब हमारे स्पेशल कमेटी जो थी, जो कि एग्जामाइन करती थी ड्राफ्ट को, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमारे आते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, तो एस के दर, ओके। अब हमारा आता है ड्राफ्टिंग कमिटीज़। वी ऑल नो लाइक ड्राफ्टिंग कमिटीज़ जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, ठीक है, जो कि कब आई थी, कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947। और इसको टास्क दिया गया था एक ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। जो फर्स्ट थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो खुद चेयरमैन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट आर आई, एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ओके। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो हुआ था वो था फैब 1948 में, सेकेंड ड्राफ्ट ऑन अक्टूबर 1948 में। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के जो 141 डेज लगे थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को 4 नवंबर 1948। फर्स्ट रीडिंग होती है 14 नवंबर टू 9 नवंबर। इट टुक 5 डेज, लाइक जनरल डिस्कशन होता है। सेकेंड रीडिंग में ये साल लग जाते हैं, लाइक 15 नवंबर टू 17 अक्टूबर 1949 में क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है। थर्ड रीडिंग जो होती है वो 14 नवंबर 1949 में होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास करते हैं 26 नवंबर 1949 में। 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स वर प्रेजेंट एट दैट डे। 299 टोटल स्ट्रेंथ थी, हमने देखा था 389 में से, तो उसमें 284 सिर्फ मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949, जिसमें प्रियम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं एंड 8 शेड्यूल्स होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो एट दैट टाइम लॉ मिनिस्टर थे। उनको बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसका इन्फोर्समेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कब होता है, तो हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950। ये एक हिस्टोरिक डे है। हिस्टोरिकल क्यों है ये, क्योंकि ऑन दैट डे इन 1930 पूर्ण स्वराज हमने सेलिब्रेट किया था, ओके। तो अब जैसे सबके अच्छाइयाँ होती हैं वैसे कुछ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लाइक इसके भी क्रिटिसिजम्स थे, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। क्रिटिसिज्म ये था कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। हम जो कहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, बट यहाँ पे ये होता था कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया नहीं था। लाइक हमने पहले जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था 1938 में, ओके, कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज ही होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। ये एक दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक सोवरेन बॉडी भी नहीं था, ठीक है। हम कहते हैं कि सोवरेन बॉडी थी, कोई भी मेक कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है।
थर्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। आप देख सकते हो कि डिमांड कब आया, बनते बनते कितना टाइम लग गया, कितना टाइम कंज्यूम हो गया इस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फोर्थ जो होता है ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस थी। जाहिर सी बात है, इतनी सारी सीट्स आईएनसी जो थी वो ले रही थी, वो पा रही थी, तो जाहिर सी बात है ये डोमिनेटेड बाय आईएनसी है। अब आईएनसी में भी हिंदू लोग जो थे, तो हम फिफ्थ में पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये हिंदू डोमिनेटेड था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। और यहाँ पे लॉयर पॉलिटिशियन ज़्यादा डोमिनेट करते थे। मुस्लिम लीग इसलिए यहाँ पे पार्ट नहीं लेती है और अदर कम्युनिटीज़ होती है वो पीछे रह जाती हैं बिकॉज ऑफ द सीट्स अलॉटेड टू देम, वो वेरी लो। ओके, so they did not want to take part in this. That's why they rejected and they boycotted this constituent assembly and demand for the separate constituent assembly where they get at least limited seats for them. Thank you. So this is my end of this chapter. ओके, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पे मैं गलत बताती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं कि मैंने क्या गलत बताया। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप भी क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच।